नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय का ये द्वितीय अध्याय। हालांकि नए सिलेबस के अनुसार ये प्रथम अध्याय है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो इसमें जो नए सिलेबस के अनुसार 2021-20 का नया जो सिलेबस है उसके अनुसार जो अध्ययन बिंदु है इस अध्याय के वो है मिश्रण क्या है, यानी व्हाट इज मिक्सचर। विलयन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण यानी सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। फिर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थों के क्या क्या प्रकार है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांसेस। तो ये जो अध्ययन बिंदु है इनका हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो अध्याय है वो पूर्ण रूप से आप पहले वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद में इसके अनुसार आप अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ें ताकि आपको इसके प्रति एक अच्छी समझ विकसित हो। पदार्थ या मैटर, सबसे पहले जो है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो उसमें फिर ये जो पदार्थ है वो क्या होता है। तो उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ है जिसमें आयतन हो और द्रव्यमान हो, यानी कि प्रत्येक वस्तु जिसमें एक निश्चित आयतन व द्रव्यमान होता है उसको पदार्थ कहते हैं। और इसमें भी एक टर्म आती है हमारे कि शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्धता का पैमाना क्या हो। तो उस शुद्धता के पैमाने में वैज्ञानिक रूप से जब हम बात करते हैं विज्ञान के अनुसार, तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों या अवयवों से मिलकर बना होता है वही शुद्ध होता है। लेकिन जब हम प्राकृतिक पदार्थों में आते हैं तो ऐसा शुद्ध पदार्थ जो है कुछ ही मिलते हैं, बाकी जो पदार्थ उसकी शुद्धता का पैमाना अलग अलग होता है। आगे की टर्म है हमारा मिक्सचर या मिश्रण। तो ये क्या है, मिश्रण जो है एक या एक से अधिक जो शुद्ध पदार्थ है, तत्व या यौगिक जो है उनसे मिलकर जो बना पदार्थ होता है वो होता है मिक्सचर या फिर मिश्रण। ये जो मिश्रण है इसमें शुद्ध जो तत्व या यौगिक है वो एक या अधिक जो जब उसमें शामिल हो जाते हैं तब उसको कहते हैं मिक्सचर। और मिक्सचर में फिर इसके टाइप्स होते हैं दो प्रकार के। जब मिश्रण हो जाता है तो उसमें दो प्रकार से उसको विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक तो समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि जो भी संगठित हुए हैं एक मिक्सचर में, वो उनका जो संगठन होता है समान होता है, एक जैसा होता है, एक रूपता होती है उसमें, इसलिए इसको कहते हैं समान अंगी। और जैसे जल में चीनी का मिलना, जल में नमक का मिलना, तो ये एक तरह से समान संगठन वाले, इसलिए इनको अंग्रेजी में भी होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। होमोस यानी सब जगह समान रूप से उसका फैला होना, सामने मिला होना आपस में। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, उसमें असमान संगठन होता है, असमान रूप से ये एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। जैसे बालू और नमक में होना मिक्सचर, या चीनी और नमक जब आपस में मिलते हैं तो इनका जो मिक्सचर होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन या सॉल्यूशन, विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जो अभी पढ़ा हमने कि समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें समान रूप से जो मिक्सचर है आपस में मिक्स हो रखे होते हैं। तो ये समांगी जो मिश्रण है यही इसको विलयन कहते हैं। और विलयन के जो बड़े अवयव है उसको कहते हैं सॉल्वेंट या विलायक, और जो दूसरे जो अवयव है उसको कहते हैं सॉल्यूट या फिर कह लें विलेय। तो विलायक और विलेय, विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, विलेय को कहते हैं सॉल्यूट। इसके बाद में इसके कुछ उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम समझते हैं कि जैसे चीनी और जल के विलयन में चीनी जो है वो विलेय है और जल है वो विलायक है। मतलब जो
घोलता है वो है विलायक, और जिसमें जो घुलता है वो है विलेय। इसी प्रकार आयोडीन एंड एल्कोहल के विलयन में आयोडीन जो है वो है विलेय तथा एल्कोहल है विलायक। और वायु में, वायु एक समांगी मिश्रण है। इसमें जो है ठोस का ठोस में मिश्रण होने के कारण इसको भी एक प्रकार का विलयन कहते हैं। और इसमें मुख्य जो घटक है वो नाइट्रोजन है। आपको पता है 78% जो है वायु में नाइट्रोजन है, दूसरा 21% ऑक्सीजन, और बाकी छोटी छोटी परसेंटेज में गैसेज है। तो बाकी सारी जो है वो है विलेय, और नाइट्रोजन जो है वो विलायक है। इसके बाद में जो विलयन है, विलयन के गुण है वो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस में तो मात्र इतना ही है कि विलयन क्या है, लेकिन इसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखने हैं। तो विलयन के गुण क्या है? ये एक समांगी मिश्रण है सबसे पहले। उसके बाद में इसके जो कण होते हैं विलयन के अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, नैनोमीटर में होते हैं। 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर। ये आँखों से दिखते नहीं हैं, और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये जो प्रकाश की किरण आती है उसको जैसे ही सॉल्यूशन पर पड़ेगी तो उसको वो फैलाते नहीं हैं। प्रकाश की किरण को किसी प्रकार से वो डाइवर्ट नहीं करते हैं, जिसको कहते हैं प्रकीर्णन, यानी उसको तोड़ना, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग इफेक्ट जो नज़र आता है वो इसमें कहीं नहीं है, ये विलयन के गुण में नहीं है। ये स्कैटरिंग नहीं करता है या कि प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन नहीं करता है। फिर ये स्थायी होता है। स्थायी क्यों? कि जब भी इसको शांत छोड़ते हैं तो विलय के कण हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं। तो इस प्रकार विलयन स्थायी होता है, इसके कण सूक्ष्म होते हैं, और ये एक समांगी मिश्रण है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण यानी सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर में से जो कई प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं, उनमें से उनके कंपोनेंट्स को किस प्रकार से, किन विधियों से अलग किया जा सकता है, वो हमारे अध्ययन का विषय भी है और सिलेबस में भी है, और इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो रंग वाले घटक या डाई जो है उसको स्याही से पृथक करना, या फिर स्याही या फिर डाई जो भी है उसको उससे विलायक से पृथक कैसे करते हैं। तो इसमें देखें कि स्याही है वो जल में रंग का एक मिश्रण है। इसमें विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बीकर लेते हैं, हम उसको गर्म करते हैं और जल के अंदर स्याही है। जब इसको गर्म करते हैं तो जो जल है वो वाष्प के द्वारा निकल जाती है, और पीछे जो क्रिस्टल के रूप में बचता है वो डाई या फिर वो स्याही है वो रह जाती है। इस विधि से हम उसको अलग कर सकते हैं रंग को उसके विलायक से। दूसरा जो मिश्रण है वो है दूध से क्रीम को पृथक करना। दूध से क्रीम को पृथक किस प्रकार कर सकते हैं कि दूध जो है, हालांकि ये अपने आप में शुद्ध पदार्थ है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये भी एक प्रकार का मिक्सचर है। तो इसको जो पृथक करेंगे क्रीम को दूध से, तो उसमें एक विधि आती है अपकेंद्रण विधि, या इसको कहते हैं सेंट्रीफाइजिंग मेथड। और इस मेथड में क्या होता है कि जो मिक्सचर है उसको एक केंद्र के चारों ओर इस तरह से घुमाया जाता है तेज़ी से, और तेज़ी से घुमाने पर ये जो इसमें जो भारी पदार्थ है, भारी पदार्थ ये नीचे बैठ जाते हैं और हल्के पदार्थ वो ऊपर आ जाते हैं। जैसे बिलोने में मथनी का प्रयोग करके हम उसको क्रीम को अलग करते हैं, उसी प्रकार ये उसी मेथड पर कार्य करता है अपकेंद्रण विधि। तो भारी पदार्थ वो नीचे बैठते हैं, हल्के पदार्थ ऊपर आते हैं, और वो इस प्रकार से उसको पृथक कर लिया जाता है। और इस विधि का जो अनुप्रयोग है जगह जगह, जैसे जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र जांच में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर क्रीम से मक्खन निकालना, ये इसी विधि के द्वारा। वॉशिंग जो मशीन है इसी विधि पर कार्य करती है। उससे जो कपड़े गीले हैं उसको सुखाने के लिए भी उसमें वॉशिंग मशीन है, उसी में जल को निचोड़ने के लिए भी काम इसलिए लिया जाता है। फिर आ जाता है दो अघुलनशील द्रव्य है। ये भी मिक्सर का एक प्रकार है कि दो अघुलनशील पदार्थ अगर मिक्सर हो गए हैं मिक्सअप, तो उसको कैसे अलग करें।
तो उसको पृथक करना है तो उसमें एक कीप का प्रयोग किया जाएगा। कीप के उपयोग द्वारा इसमें कारण ये है कि जब ये दोनों अघुलनशील द्रव्य आपस में मिक्स हो गए हैं तो इनके जो घनत्व है वो अलग अलग है। इसी घनत्व के आधार पे इसको पृथक किया जाता है। जैसे ये चित्र देख रहे हैं आप, इसमें कीप का प्रयोग किया गया। कीप में जब इसको रखा, नीचे ये कंट्रोल है, यहाँ से कंट्रोल करते हैं हम उसके निकास का, और जल है, केरोसिन है यानी कि मिट्टी का तेल है, और ये कीप है। तो इसमें ये निकास द्वारा जब जल है वो ज़्यादा घनत्व का है और जो मिट्टी का तेल है वो कम घनत्व का है, तो वो जो है ऊपर रहेगा और जल नीचे रहेगा। तो जैसे जैसे हम इसको निकास करेंगे तो जल जो है वो नीचे चला जाएगा और पीछे जो रह जाएगा वो केरोसिन रह जाएगा। इस प्रकार हम जो अघुलनशील द्रव्य है उनको आपस में पृथक किया जा सकता है। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अनुप्रयोग में जैसे तेल और जल को पृथक करने का हो गया धातु शोधन में, यानी मेटलर्जी में लोहे को धातुमल या उसके स्लैग से अलग करना। जैसे ये जो लोहा है वो हल्का है और लोहा भारी है और धातुमल जो है वो हल्का है, और जब इस विधि का प्रयोग करेंगे तो लोहा है नीचे आ जाएगा और धातुमल वो है ऊपर पृथक हो जाएगा उससे। नमक एवं कपूर के मिश्रण को पृथक करना। नमक और कपूर है दोनों ही अलग अलग प्रकृति के दो पदार्थ हैं, और इसका जो मिश्रण होता है तो इसको किस तरह से पृथक किया जा सकता है, तो ये विधि है इसमें ऊर्ध्वपातन या फिर कहेंगे सब्लिमेशन विधि। सब्लिमेशन के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो कपूर है वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है जब इसको गर्म किया जाता है। ये बीच की जो अवस्था, द्रव अवस्था, वो इसमें परिवर्तित नहीं होकर सीधा ठोस में परिवर्तित होता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इस विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें नमक और कपूर के मिश्रण को यहाँ लिया, इसको यहाँ से गर्म करने पर उल्टे कीप में रखने पर कीप के अंदर जो कपूर है वो वाष्पीकृत होकर और यहाँ पे जमा हो जाती है। तो इस प्रकार नमक भी नीचे रह जाता है और जो कपूर है वो ऊपर फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है। तो इस विधि से इस मिश्रण को अलग किया जा सकता है। फिर आ जाता है कि काली स्याही में डाई के रंग का पता करना। काली स्याही में जो है डाई के रंग का पता किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसकी जो विधि है वो है क्रोमेटोग्राफी का अर्थ है कि रंगों को उसको ग्राफ में बदलना। क्रोमा मतलब होता है रंग और उसको ग्राफीकरण करना। तो इसमें जो रंग है उसको उनकी घुलनशीलता के आधार पे, घुलनशीलता की दर के अनुसार उसको पृथक कर लिया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी विधि में जो रंगों को उसके अंदर जितने प्रकार की रंग हैं उनको रंगों को अलग किया जाता है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं प्रयोग में कि भाई ये एक छन्नक पत्रक है, इसमें एक जगह स्याही लगी है और जब इसको बीकर के जल में लेते हैं तो फिर ये जो स्याही लगी है उसमें अलग अलग जो रंग है उनकी घुलनशीलता के अनुसार वो फैलते जाते हैं। ज़्यादा घुलनशील जो पदार्थ है, जो रंग है, वो तेज़ी से घुलता है और ऊपर की ओर आता है। तो इस विधि द्वारा जो स्याही के डाई के रंग हैं उनको पता कर सकते हैं, उनको अलग किया जा सकता है। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका अनुप्रयोग जो है डाई के रंगों को पृथक करने में होता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट है उनको पृथक करने में ये अनुप्रयोग किए जाते हैं। फिर रक्त में जो नशीले पदार्थ, ड्रग्स वगैरह है, तो उसको पृथक करने में भी क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में फिर है दो घुलनशील द्रव्य। अभी तक अघुलनशील था, अब अगर घुलनशील द्रव्य अगर है तो उसको किस तरह से उस मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। तो घुलनशील वाले में जो काम में ली जाएगी वो है आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। इस डिस्टिलेशन मेथड में इसमें वाष्पन और संघनन, वाष्पन एंड संघनन विधि काम में ली जाती है कि एक बार वाष्प करना उसको वापस संघनित करना। तो ये जो आसवन विधि है वो ली जाती है जब क्वथनांक का अंतर कम से कम 25 केल्विन से
आदि को उस समय इसको, और ज़्यादातर ये जल में घुली ठोस अशुद्धियाँ हैं उसको अलग करने में काम लिया जाता है। आप देख रहे हैं कि एक फ्लास्क है, उसमें जल और एसीटोन है। जब इसको गर्म किया जाता है तो आगे जो फ्लास्क लगी है तो उसमें से जो एसीटोन है वो आगे वाष्प के रूप में निकल जाता है, और जब वापस यहाँ पे एकत्रित किया जाता है तो यहाँ से जो वाष्प के रूप में एसीटोन निकला है वो इस नली द्वारा एक तरफ से एक बीकर के अंदर इसको एकत्रित कर लिया जाता है। इसी में एक और अच्छी विधि है जो जहाँ पे केल्विन जो है, इनमें जो क्वथनांक अंतर, दोनों द्रव्य जो मिक्स हुए हैं उनके क्वथनांक का अंतर अगर बहुत ही कम है अंतर, तो उसके लिए एक और विधि काम में ले जाए, उसको कहते हैं प्रभावी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये इसके इसके अंतर्गत क्या होता है, इसी कीप में एक और फ्रैक्शनल कीप है वो और ली जाती है, वो ऊपर लगा दी जाती है ताकि यहाँ से आने के बाद वो वापस और संघनित हो। यहाँ से जो गैस आती है वापस संघनित होती है और अलग अलग निकास द्वार से निकल के उसका पृथक्करण किया जाता है। आगे जो स्टोरेज किया जाता है इसी विधि से किया जाता है, लेकिन इसी आसवन विधि के अंतर्गत एक फ्रैक्शनल ट्यूब कीप है वो साथ में लगा दी जाती है। तो इस प्रकार जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को अलग करना होता है, तो इस प्रभावी आसवन विधि का, प्रभाजी जो आसवन विधि है इसको उपयोग में लिया जाता है। और आसवन विधि का साधारणतः जल में घुली अशुद्धियों को दूर करने में लिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इसको अलग किया जाता है। वायु से गैसों को पृथक करना, तो वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन इसको विलयन भी कहते हैं। तो ये जो मिश्रण है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, और इसके घटकों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जो क्वथनांक है अगर ज़्यादा अंतर नहीं है तो एक प्रभाजी नलिका का प्रयोग करके उसको पृथक किया जाता है। तो जैसे इसमें विधि में क्या होता है, वायु जो है उसको दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके उसको संपीड़ित करके उसको ठंडा किया जाता है। फिर वो हो जाती है द्रवित। द्रवित जो वायु है उसमें प्रभाजी आसवन के कॉलम में, उसका एक कॉलम होता है या फिर उसकी एक नलिका होती है बड़ी सी, उसमें वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, और धीरे धीरे गर्म करते हैं तो जैसे जैसे उसकी ऊंचाई पर, जिस गैस की जिस ऊंचाई पर है वहाँ पर वो संघनित होके उस नलिका में चली जाती है। इस प्रकार उनका पृथक्करण कर लिया जाता है। तो ये जो गैसें हैं इस प्रकार प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा इसको अलग कर लिया जाता है। और वायु में क्वथनांक इनका देखें हम तो ऑक्सीजन का जो है -183 डिग्री सेल्सियस है, वहीं आर्गन का जो है 186 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन का है 196 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर बहुत कम है, और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इनको अलग किया जाता है। इसके बाद में अशुद्ध जो कॉपर सल्फेट है इसको शुद्ध कॉपर सल्फेट में बदलना या फिर इसको प्राप्त करना। तो इसको प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि या फिर क्रिस्टलाइजेशन मेथड ये काम में लिया जाता है। और ये जो विधि काम में ली जाती है वो ठोस पदार्थों के लिए काम में ली जाती है, और ठोस पदार्थों का शुद्धिकरण करने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। इसमें क्रिस्टल के रूप में जो शुद्ध ठोस है उसको विलयन से पृथक कर लिया जाता है। अनुप्रयोग या कहाँ होता है ये, समुद्री जल से नमक को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए अशुद्ध नमूनों को, जो नमूना कोई है उसमें फिटकरी को जैसे, तो उसको अलग कर लिया जाता है। तो अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में सबसे पहले जैसे भौतिक परिवर्तन या फिर ये फिजिकल चेंज क्या है, तो इसके अंतर्गत केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, उसकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन
नहीं आता। आंतरिक संरचना का अर्थ है उसके जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक जो अवयव है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और अवस्था में क्या क्या है शामिल? कठोरता, दृढ़ता, घनत्व है उसका, उसके भाव है, द्वलनांक है या क्वथनांक है, इनमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे जल का बर्फ में बदलना, तो जब बर्फ में बदलता है तो वो कठोर हो जाता है, भौतिक रूप से वो कठोर दिखता है, लेकिन रासायनिक रूप से जो H2O है तो वो H2O ही बना रहता है। इस प्रकार इसके जो रासायनिक जो संयोजन है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन या फिर केमिकल चेंज होता है उसमें पदार्थ के आंतरिक संरचना में यानी कि रासायनिक गुण में परिवर्तन आ जाता है, उसको फिर वापस हम उसमें बदल नहीं सकते। जैसे भौतिक परिवर्तन है, इसमें जो बर्फ़ है उसको वापस जल में लिया जा सकता है, जल को बर्फ़ में बदला जा सकता है। लेकिन एक बार ये जब रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसमें हम वापस उसको पहले के जो भी तत्व है उसमें बदल नहीं सकते। जैसे दूध है, दूध से दही बन जाता है तो दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार लोहे पर जब जंग लग जाती है तो जंग को लोहे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब ये एक तरफा परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना ये भी उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का है, और दूध का फटना भी रासायनिक परिवर्तन का ये एक उदाहरण है। इसके बाद में जो शुद्ध पदार्थ है उनके प्रकार कितने हैं? शुद्ध पदार्थ जैसा कि आप जानते हैं एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर जो बने होते हैं उसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो पदार्थों को उसके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। यह हम जानते हैं कि कुल जो भी पदार्थ है उनको या तो तत्व है या फिर वो यौगिक है। अतः अतः शुद्ध पदार्थ जो है वो तत्व या यौगिक हो सकते हैं। ये दो ही है जो उसमें ये पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ है उसमें दो ही, या तो वो उसमें तत्व है या फिर वो यौगिक है। तो तत्व या फिर इसको कहेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है? सबसे पहले एलिमेंट जो तत्व या ये जो शब्द दिया है वो दिया है रॉबर्ट बॉयल ने, और इसका जो परिभाषा क्या है वो है कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो तत्वों को है उसको और सरल रूप में नहीं किया जा सकता है। जैसे धातु, अधातु, उपधातु है। धातुओं में जैसे तत्व, जैसे आयरन तत्व ले लिया या फिर एल्यूमिनियम ले लिया, तो ये जो तत्व है शुद्ध रूप में इनको और ज़्यादा विभाजित अब नहीं किया जा सकता, तो इसको कहते हैं तत्व या फिर एलिमेंट। फिर है यौगिक या फिर कंपाउंड। कंपाउंड को क्या है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों में इस तरह अनुपात होता है। ये इसमें जो यौगिक बनता है वो तत्वों के इस तरह अनुपात के रूप में ये रासायनिक रूप से संयोजित रूप से ये मिलते। इस प्रकार जल है जैसे H2O, ये एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। चीनी है, यौगिक है। इसका एक निश्चित अनुपात है, रासायनिक अनुपात है, रासायनिक इसकी संरचना है, तो इसको कहते हैं यौगिक या फिर कंपाउंड। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल जो हमारे आसपास के जो पदार्थ है उसको सारणीकृत रूप से या फिर सरलीकृत रूप से हम इस प्रकार इसका एक समराइज फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो पदार्थ जो है शुद्ध और मिश्रण इन दो में विभाजित किया जा सकता है, या तो वो शुद्ध है या फिर वो मिश्रण है। अब शुद्ध पदार्थों में भी उसको तत्व या यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। तत्व क्या है? हमने पढ़ा था कि सरल पदार्थों में विभक्त नहीं हो सकता है, और उसके उदाहरण थे जैसे लोहा, तांबा, कॉपर इत्यादि। इसी प्रकार जो यौगिक है वो होते हैं नियत रासायनिक संगठन के द्वारा बने हुए शुद्ध पदार्थ है। तो उसमें जो है उदाहरण क्या है? जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक है। तो ये भी। इसके बाद में जो मिश्रण है वो नियत संगठन नहीं होता है। ये शुद्ध पदार्थ है, इनके संगठन जो है नियत है, और मिश्रण का संगठन नियत नहीं है, वो अलग अलग अनुपात में ये मिश्रित है। तो इसमें भी इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, समांगी और विषमांगी। समांगी में क्या है? समान संगठन है, और इसके उदाहरण जैसे जल में नमक है, जल में चीनी है। विषमांगी में क्या है? असमान संगठन होता है, और इसमें बालू और नमक का ले सकते हैं, या फिर चीनी और नमक हो सकता है। तो इस प्रकार
पदार्थ के विषय में हमने जाना है कि पदार्थ जो हमारे आसपास है कितने शुद्ध है, वैज्ञानिक रूप से भी और प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं पदार्थ उनमें। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे आपको कितना समझ में आया उसका पता चल सके। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो उन तक भी पहुंच सके सीधे नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।